सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द वी क्लब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन इन योर डे टू डे लाइफ। सो आज की जो वीडियो है वो हमारी होने वाली है R15 V3 के रिव्यू के ऊपर। आज से सही 1 साल पहले मैंने टेकिंग डिलीवरी की वीडियो डाली थी R15 V3 की, जो कि मेरे फ्रेंड ने परचेज़ करी थी। तो आज हम उसी का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो ये खड़ी अपनी V3, आज इसको 1 साल हो चुका है, तो इसका रिव्यू हम करेंगे। एंड इसके अंदर एक ख़ास बात ये रहेगी कि ये बाइक अभी राइड पे भी होकर आई है, एक लॉन्ग राइड पे दिल्ली टू मनाली ये बाइक करके आई है। तो आज इसका रिव्यू लेंगे, थोड़ा बहुत रिव्यू मैं अपना खुद दूंगा एंड एक टाइप ऑफ ओनरशिप रिव्यू होगा कि अब तक के जितने भी किलोमीटर्स क्लॉक्ड हुई है उसके अंदर इसका जो ओनर है उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो सारी बात होगी इस बाइक के बारे में इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि कोई भी पॉइंट मिस आउट आप लोगों से ना हो। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए मेरा लिंक आ जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। इंस्टाग्राम का लिंक है @VClub_YT। तो अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये बाइक हमने परचेज़ करी थी अक्टूबर 2019 के अंदर। अब इस बाइक को कंप्लीट हो चुका है 1 साल। तो इस वीडियो के अंदर इस बाइक की सर्विस कॉस्ट, इस बाइक की मेंटेनेंस जो भी है एंड इंश्योरेंस में क्या खर्चा आया, जो भी है सब कुछ इसके अंदर ऐड होगा। एंड जो ओनर का रिव्यू होगा हम उसके अंदर वीडियो में वो भी देंगे। एंड मैं अपना रिव्यू भी दूंगा कि जब मैंने चलाई मुझे इसके अंदर क्या क्या फील हुआ। तो बेसिकली ये वीडियो एक ओनरशिप रिव्यू होने वाली है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये एक लॉन्ग राइड करके भी आ चुकी है। तो अब वेलकम करते हैं हम इस वीडियो के अंदर ओनर का। तो ये है इस बाइक का ओनर, ये है मनन मेरा फ्रेंड। एंड आप लोग इसको पहचान ही गए होंगे, जब मैंने इस बाइक की डिलीवरी ली थी, मैंने वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो के अंदर ये भी था, ओनर यही है। तो वो वीडियो का मैं आपको पॉपअप कर दूंगा, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, तो आप वो वीडियो जाके देख लेना इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद। तो अब सबसे पहले ओनर से हम ये चीज़ पूछेंगे कि इन्होंने यही बाइक क्यों कंसिडर करी इस प्राइसिंग ब्रैकेट के अंदर। 155 सीसी और 200 सीसी में कई सारी बाइक्स आती हैं। तो 155 सीसी के अंदर बेस्ट लुकिंग बाइक है। इसके लुक्स के कारण मैंने इसको चूज़ किया था, और भी बहुत सारे रीजंस थे। और हाँ, बजट, बेसिकली सबसे बड़ा मैटर आता है बजट का। तो बजट में ये थी। और बजट में एक और बाइक आती है RS, पल्सर RS 200। वो भी बहुत अच्छी बाइक है, बट स्टिल मुझे लुक्स और मुझे ये प्रायोरिटी थी, तो दैट्स व्हाई मैंने इसको चूज़ किया। एंड ये बाइक ओनर को लेने का एक मेन रीज़न ये भी था कि इसको शुरू से यही बाइक पसंद थी। तो भाई एक चीज़ और बताओ यार कि ओवरऑल इसकी मेंटेनेंस वगैरह की अगर बात करी जाए तो मेंटेनेंस एंड फर्स्ट सर्विस वगैरह की कॉस्ट इसके अंदर क्या आ जाती है? रही बात मेंटेनेंस की, तो मैं बोलूँगा कि पल्सर से थोड़ी सी ज़्यादा हाई मेंटेनेंस है। और एज़ कंपैरिजन टू KTM और अदर कंपनीज़ में जाते हो तो उनसे थोड़ी सी लो ले सकते हो इसकी मेंटेनेंस को। रही बात फर्स्ट सर्विस की मेंटेनेंस की, तो कुछ अराउंड मेरे को 1000 तक पड़ती है फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद अराउंड 1500 क्रॉस कर जाता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप लेके चलो कि थोड़ी सी कॉस्टली सर्विस है एज़ कंपैरिजन टू कुछ कंपनीज, और कुछ कंपनीज इससे ज़्यादा कॉस्टली है। अब तक इस बाइक की फ्री सर्विसेज ही चल रही हैं। एंड जो इसकी फर्स्ट सर्विस हुई थी उसकी वीडियो मैंने बनाई थी कि उसका कितना बिल आया था, वो भी मैं आपको ऊपर आई बटन में पॉपअप कर दूंगा। आप लोगों को अगर वो वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लोग वो जाके भी देख सकते हैं। इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस भी कराई गई थी जो कि हम आगे वीडियो में कवर करेंगे उस चीज़ को। एंड भाई एक चीज़ बताओ, जैसे माइलेज हो गई, परफॉर्मेंस हो गई, R15 को देख के सबको पता है कि ये स्पोर्ट्स कैटेगरी की बाइक है 155 सीसी के अंदर, बट हर कोई सबसे पहले देख के इसको ये लगता है कि यार ये बाइक कंफर्ट देगी या नहीं, क्या ये बाइक सिटी राइडिंग के लिए बनी है या फिर ये हाईवे राइडिंग के लिए बनी है, ये बाइक किन लोगों के लिए है, एज का अगर आप फैक्टर की बात करें या फिर किस कैटेगरी के लोगों के लिए बाइक है। तो रही बात इसकी कंफर्ट की, तो एज फैक्टर बेसिकली मैं बताऊं 25+ एज फैक्टर इसको मुश्किल से ही चला पाएगा। या तो पहले कभी ऐसी पोस्टर वाली बाइक चलाई होगी उन्होंने, तो इसको डेफिनेटली चला लेगा। और रही बात इसकी परफॉर्मेंस की और एवरेज की, नो डाउट परफॉर्मेंस बेस्ट है। और रही बात इसकी एवरेज की, एवरेज बहुत अच्छी है। और कंफर्टेबल में मैं बोलूँगा सिटी में ये कंफर्टेबल है, बट हाईवे के लिए ये नहीं बनी है। हाँ, जो गो थ्रू हो जाएगा, जो इससे बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा, वो अच्छे से इसको हाईवे पे भी चला लेगा। जैसे कि मैं भी खुद अभी ट्रिप करके आया हूँ। इस बाइक का पोस्चर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। एंड भाई ने आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताई है जो कि सिर्फ एक ओनर ही बता सकता है। मेरे पास एक बार मैंने R15S की वीडियो बनाई थी लास्ट ईयर, उसमें भी बहुत लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस एक थे कि मेरी हाइट 5'6" है, मेरी हाइट 5'5" है, मेरी हाइट 5'4" है, जितनी भी है हमारे इसे पैर पहुंचेंगे या नहीं। तो मैं आपको एक डेमो देख के दिखाऊं, जैसा कि मेरी हाइट 5'10" है। अब अगर मैं इस बाइक के ऊपर बैठता हूँ मेरे पैर इस पर ईजिली पहुँच जाते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं होता। काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि ये सिर्फ शॉर्ट राइडर्स के लिए बनी है। हाँ, शॉर्ट राइडर्स के लिए अच्छी है क्योंकि उनके पैर ज़्यादा कहीं टच होने की दिक्कत नहीं होती है,
बट शॉर्ट राइडर्स को पैर नीचे रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि इसके पीछे से सीट ऊपर है। अब अगर पॉस्चर की बात करी जाए तो इसमें पॉस्चर एग्रेसिव है। अगर आप थोड़े ज़्यादा हेल्दी हैं या बल्की हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी चलाने के अंदर एंड आप थोड़ा जल्दी टायर्ड फील करेंगे। पॉस्चर एग्रेसिव है उस वजह से, जैसा कि ओनर है तो ओनर तो इस बाइक से यूज टू हो चुका है तो उसको पता है इस बाइक को कैसे चलाना है। स्टार्टिंग में इनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी बट उसके बाद ये यूज टू हो गए थे इस बाइक से। तो जैसा कि हाइट की बात है तो मैंने आप लोगों को बता दी कि 5'10", 5'11" तक के लिए कंफर्टेबल है, बट कोई ज़्यादा हाइट का होगा ना वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है इस बाइक पे, क्योंकि बाइक आगे से ना काफ़ी नीचे हाइट है बाइक की, उस वजह से तो इसके ऊपर बैठा हुआ ना कुछ ज़्यादा बड़ा लगता है। वो ऐसा कुछ नहीं है कि चलाने में प्रॉब्लम देगी या ऑल, तो उस हिसाब से इसका कंफर्ट ठीक है। बट ये उन लोगों के लिए नहीं बनी जिनकी एज ज़्यादा हो गई या फिर अगर आपको फैमिली को लेके घूमना हो बाइक पे, उन लोगों के लिए नहीं है। अब जिसके लिए मैंने ये वीडियो आज बनाई थी उस पॉइंट पे आते हैं। वीडियो को कहीं भी मिस आउट मत करना, आप लोग पूरी देखना। ये बाइक अभी लॉन्ग राइड करके आई है एंड ओनर की ये फर्स्ट लॉन्ग राइड थी। इससे पहले ये इसको दिल्ली से बाहर नहीं लेके गए थे, सिर्फ संडे राइड्स पे जाती थी, वो ही 50, 100, 150 किलोमीटर्स तक। तो ये पहली बार ही इसको मनाली ले गए जो कि इनको 600 किलोमीटर्स वन साइड पड़ा था एंड 1300 किलोमीटर्स अराउंड इन्होंने आना जाना करा विद इन 3 डेज़। तो उसी बात के बारे में एक्सपीरियंस लेते हैं कि इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या ये बाइक हाईवे के लिए एंड ऐसी लॉन्ग राइड्स के लिए बनी है, वो भी फुल फेड होने के बाद इस पर कैसा कंफर्ट रहता है जब अगर हम इसको बाहर लेके जाते हैं। तो रही बात इसकी लॉन्ग ट्रिप की, लोगों को R15 के नाम से ये लगता है कि ट्रिप नहीं कर सकते, लॉन्ग रूट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। रही बात इसकी पिलियन की, मैं कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा उससे पहले। इसके पिलियन सीट की बात करूँ तो पिलियन सीट बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। जो भी इस पे बैठता है सब यही बोलते हैं अनकंफर्टेबल है, कमर दुखी। और रही बात ड्राइव ओरिएंटेड की, तो जो राइडर होता है वो भी शुरू में इनिशियली इतना ज़्यादा परेशान होगा, पूछो मत। मैं खुद फेस किया है काफ़ी कुछ। मैं फर्स्ट मंथ ऑफ परचेज में मैंने बहुत कुछ फेस किया, मेरी बैक हमेशा पेन रहती थी, बट वही है, गो थ्रू हो गया। अब मेरे को कहीं भी ले जाओ, मतलब ऐसा है अच्छी लॉन्ग राइड कर लेता हूँ और किसी भी तरह की इशू नहीं आते। अब रही बात इसकी लॉन्ग ट्रिप की, तो लॉन्ग ट्रिप में ये है कि एक तो इसके टायर्स की बात करूँ, ऑफ रोडिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। कोशिश भी मत करना कि ऑफ रोडिंग करना चाहो। टायर जिसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, इसमें टायर्स आते हैं MRF के नाइलो ग्रिप के। पीछे इसके अंदर 140 सेक्शन के टायर हैं, आगे 100 सेक्शन के टायर हैं। तो ये बाइक स्किड तो करती नहीं होगी क्योंकि ड्यूअल चैनल ABS के हिसाब से, बट ये टायर्स आपको कैसा कॉन्फिडेंस देते हैं? रही बात कॉन्फिडेंस की और टायर की ग्रिप ठीक है, मतलब ओवरऑल, और स्किड नहीं करते बिकॉज ऑफ ड्यूअल चैनल ABS। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है मैंने जैसे कि बताया। और रही बात स्किड तो नहीं करते, पर इससे ऑफ रोडिंग नहीं हो सकती। ऑफ रोड जैसे ही आता है, जैसे ही आप ऑफ रोड के पैच में एंटर करोगे तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि टायर ग्रिप छोड़ रहे हैं और हैंडलिंग में बहुत इशू आ रहा है। अब रही बात इसकी पूरी ट्रिप की, तो हाईवे पे नो डाउट बहुत अच्छा प्रेजेंस है इसका, अच्छी चलती है, क्रूजिंग स्पीड बहुत अच्छी है और मतलब कंफर्टेबली राइड कर सकता है जो इससे गो थ्रू होगा। अब रही बात इसकी एवरेज की, एवरेज नो डाउट बहुत अच्छी है, मेरे को काफ़ी अच्छी एवरेज मिली, 52 प्लस अराउंड मेरे को एवरेज मिली है इस वाले ट्रिप इसी राइड के दौरान। एग्जैक्टली इस वाले ट्रिप पे मेरे को 52 प्लस एवरेज मिली है, जो कि नो डाउट बहुत अच्छी एवरेज होती है एज कंपैरिजन टू 155। तो वो आपने कितने की स्पीड पे निकाली कॉन्स्टेंटली? अगर एवरेज स्पीड मैं बताऊं तो मेरी एवरेज स्पीड पहाड़ों पे चलती है ऑलमोस्ट, मनाली का रूट सबको पता ही होगा, तो अराउंड 40-50 मेरा एवरेज स्पीड था। पर अगर हाईवे की बात करूं तो 110 मेरी एवरेज स्पीड या 100 मैंने एवरेज स्पीड रखी थी बिकॉज ऑफ रीज़न कि मेरे को जल्दी घर आना था, तो मैंने थोड़ा सा पैच को अच्छे से बताया था। डिस्टेंस जल्दी कवर करने के लिए थोड़ा सा जो इसकी क्रूजिंग स्पीड है उससे ज़्यादा स्पीड थी। एंड एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसे कि इसके अंदर नाइलो ग्रिप है टायर्स, अगर इसके अंदर ABS नहीं होता तो क्या आपको वही सेम कॉन्फिडेंस मिलता? बिल्कुल नहीं, ये बात पे मैं एग्री करूँगा कि इस पर कॉन्फिडेंस नहीं मिलता अगर ABS नहीं होता तो, क्योंकि ABS से बहुत फ़र्क पड़ा है। मेरे फ्रेंड्स के पास नॉन ABS बाइक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं लीन के टाइम पे, एक कॉर्निंग के टाइम पे। और रही बात मेरी, मैं कॉर्निंग में इतना कॉन्फिडेंट होता हूँ कि मुझे पता है मेरी बाइक स्लिप नहीं होगी। अब अगर इसके ऑन रोड प्राइस की बात करी जाए तो अभी चल रहा है 1,70,000 अप्रॉक्स एंड एक्स शोरूम है इसका 1,49,000 इन दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं दिल्ली की प्राइसिंग की। तो ओवरऑल इनका राइड पे एक्सपीरियंस ऐसा रहा था भाई। अगर हम इसकी नाइट में विजिबिलिटी की बात करी जाए, हेडलाइट की, जैसा कि ये बाइक
इसकी हेडलाइट जितना देखने में अच्छी है, इसका जो नाइट में रिस्पॉन्स है वो मेरे ख्याल से बिल्कुल ऑपोजिट है जितना ही देखने में अच्छी लगती बिल्कुल है। बिल्कुल, ये पॉइंट ये आर्यन ने उठा दिया, उससे पहले मैं मतलब अभी बोलने ही वाला था। लुक्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, पर इसकी हेडलाइट मैं इसको 2 भी नहीं दूंगा 5 में से। हाईवे पे बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं होती है। अगर कहीं भी ऐसा हो जाए कोई रोड की कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है या कहीं हाईवे लाइट्स नहीं है तो कुछ विजिबिलिटी नहीं है, जो आगे परचेज करना चाहेंगे इस वीडियो के बाद और जो कर चुके हैं, जो ऑनर होंगे, उनको पता होगा कि इस बाइक की विजिबिलिटी बिल्कुल नील है और हाईवे राइडिंग के लिए तो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल है रात को। एंड बाइक का जो स्टाइलिंग है, जो फुल फेड बाइक है, फुल फेड होने की वजह से हमें इसके अंदर फॉग लैम्प्स लगाने की भी जगह नहीं मिलती है। काफ़ी सोच समझ के हमें सोचना पड़ता है कि हम इसके अंदर कहाँ पे फिट करें और कहाँ पे फॉग लैम्प्स अच्छे लगेंगे। बिल्कुल। तो बात हो गई अभी इस चीज़ की। जो एक पॉइंट मेरे को खटकता है इस बाइक के अंदर ये है कि बाइक में सब कुछ LED है। आप 1,70,000 के अराउंड पैसे पे कर रहे हैं, उसके बाद भी आपको इंडिकेटर्स के अंदर हेलोजन बल्ब मिलते हैं। हालांकि ओनर ने वो रिप्लेस कर रखे हैं LED बल्ब से, बट फिर भी इतने प्राइसिंग ब्रैकेट के अंदर यामा को एक चीज़ सोचनी चाहिए कि सिर्फ इंडिकेटर क्यों छोड़ दिए, बल्कि डोमिनार हो गई अपनी, अगर बजाज की बात करी जाए तो RS NS सबके अंदर LED इंडिकेटर्स आते हैं। NS में नहीं आते, बट RS अपनी ड्यूक हो गई एंड अपनी डोमिनार हो गई, KTM हो गई, इन सब में सिमिलर इंडिकेटर्स आते हैं। तो LED से बाइक काफ़ी अच्छी लगती है। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आप लोगों के लिए ये पूरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहे, इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि वीडियो बेशक लंबी बन जाए, बट जो लोग देखते हैं उनको पता है कि उनको वीडियो से क्या चीज़ मिल जाती है वीडियो देखने के बाद। तो यार अगर हम अब इसकी रिलायबिलिटी की बात करी जाए, जैसा कि बाइक पूरी ही फाइबर बेस्ड बाइक है, पूरी फाइबर बाइक है, ये फाइबर बॉडी है बाइक की। तो अब एक चीज़ बताओ, 1 साल के अंदर आपने यूज़ करी, आपने इसको हाई रेव पे भी चलाया है, सब चीज़ पे चलाया है, क्या इसके प्लास्टिक झंझनाते हैं? अब तक आपको कहीं से अनोइंग साउंड या फिर कोई अलग से साउंड आने लगी है? रही बात इसकी वाइब्रेशंस की, तो मैंने इसको अच्छा खासा खींचा भी है, 150 प्लस भी गया हूँ और पहाड़ों पे भी लेके गया हूँ, ऑफ रोडिंग भी करी है ऑलमोस्ट इसके साथ, जो कि रिकमेंडेड नहीं है इतनी स्पीड। बट करूँगा। बाइक ली थी तो एक बार खाली स्पेस था, तो वहाँ एक बार चेक करना था कि इसका पोटेंशियल क्या है बाइक का, इसलिए एक बार इसकी टॉप स्पीड चेक करी थी। बिल्कुल एंड सेफ्टी मेजर्स के साथ। अगर इनके वेट की बात करी जाए तो वेट के साथ अगर ये 150 प्लस जा रही है तो एक अच्छी बात है। अगर मेरे जैसा कोई राइडर हो तो ये और अच्छी स्पीड को कैच कर सकती है। बिल्कुल। अब रही बात, इन्होंने बात करी थी वाइब्रेशंस की, तो वाइब्रेशंस हाँ होती है, बट एज कंपैरिजन टू अदर बाइक्स बिल्कुल नहीं। मैं बोलूँगा कि इसमें बहुत कम वाइब्रेशंस है। रही बात जैसे पल्सर 200 की, और पल्सर की जितनी भी बाइक्स है वो सब की सब बदनाम है बेसिकली, मैं बोलूँगा वाइब्रेशंस के नाम पे। अब रही बात KTM से कंपेयर करूँगा, मैंने KTM भी चलाई है, तो KTM में भी इससे ज़्यादा वाइब्रेशंस होती है अगर वो कहीं ऑफ रोडिंग या फिर वो ज़्यादा चली हुई हो तो। इसमें वाइब्रेशन होती है बट एज कंपैरिजन टू सबसे बहुत कम। हम जिन वाइब्रेशंस की बात कर रहे हैं वो है बॉडी की वाइब्रेशंस। जैसा कि इन्होंने KTM की बात छेड़ी, तो KTM ओनर्स जानते ही होंगे कि वो नॉकिंग के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं, तो KTM में तो वैसी वाइब्रेशंस काफ़ी रहती है। इसके अंदर इंजन इसका बिल्कुल साइलेंट है, बट फुल फेड बाइक होने के बाद, जैसे कि आप जानते हैं, चाहे आप जितनी महंगी बाइक ले लें, फेयरिंग वाली बाइक एक टाइम पे आने के बाद बाइक तो पुरानी होती रहती है, कभी वो नई तो होनी नहीं, चाहे जितनी मर्जी मेंटेन करके रख लें। अगर आपके पास फेयरिंग वाली बाइक है तो थोड़ी बहुत वो आपको अनोइंग साउंड देने लगी जाएगी कुछ टाइम के बाद। एंड ऊपर से अगर फाइबर वाली बाइक है तो ऑब्वियसली इसमें साउंड आएंगी, तो इसीलिए ये रीज़न है। तो आप कंसीडर कर सकते हो इस पॉइंट को भी खरीदते हुए कि आपको अगर एक सॉलिड बाइक चाहिए तो आप थोड़ा सा सोच सकते हो उस बारे में कि आप अगर आप पूरी फाइबर बेस्ड बाइक लेना चाहते हैं या नहीं। एंड इसके अंदर एक पॉइंट और ऐड करूँगा। रही बात इसकी फाइबर की, तो फाइबर इसके अंदर बेसिकली इसलिए दिया है कि इसका वेट कम हो, काफ़ी कम हो, जिससे वेट कम होगा तो हाई स्पीड पे अच्छी परफॉर्मेंस देगी एज कंपैरिजन टू अदर बाइक्स। 150 सेगमेंट ज़रूर है, 150 सीसी ज़रूर है, पर इसकी टॉप स्पीड 155 प्लस या 150 प्लस तो है अप्रॉक्सीमेटली। अब फाइबर्स दिए हैं, नो डाउट ड्यूरेबिलिटी में बहुत कम है। अगर ये क्रैश होती है तो बेसिकली पूरी अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फाइबर्स की बॉडी है, फाइबर बॉडी है, तो दैट्स वाई। एंड इसके अंदर लेग गार्ड भी नहीं लग सकते, क्योंकि जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फुल फेड बाइक है। अभी हमने इसके अंदर फ्रेम स्लाइडर्स भी नहीं लगवाए हुए हैं। तो ओनर ने एक चीज़ सही कही, जो कि अभी मैं क्वेश्चनिंग में करने ही वाला था, वो चीज़ पूछने वाला था कि अगर ये बाइक गिरती है तो ये बाइक पूरी डैमेज होगी एंड आप लोगों का अच्छा खासा खर्चा इसके अंदर आ सकता है, क्योंकि बाइक का जो पूरा प्लास्टिक पार्ट्स है वो। अब एक चीज़ जो मैं इस पर नोटिस कर पा रहा हूँ, जैसा कि हमने ये बाइक ली थी विद इन अ मंथ हमने इसके अंदर लेमिनेशन करा दी थी, तो उस लेमिनेशन का कैसा
रिस्पॉन्स है आपका? लेमिनेशन हमने इसीलिए कराई थी ताकि जो बाइक का ओरिजिनल पेंट है वो बचा रहे स्क्रैचेस से। आज तक 1 साल के अंदर इसमें जितने भी स्क्रैच लगे, मैं आपको थोड़ा पास से भी दिखा दूंगा, इस पर अब तक जितने भी स्क्रैच लगे, अगर आपको थोड़ा सा पेंट डल लग रहा हो या जो भी है, वो सब इसके लेमिनेशन पे आया, जिसको आप पीपीएफ फिल्म भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हमने बेसिकली एक नॉर्मल शॉप से कराई थी। तो अब अगर इसके रिस्पॉन्स की बात करी जाए तो 1 साल में कैसी चली एंड इसने आपको फ़ायदा दिया या नहीं दिया? तो रिकमेंड किया था आर्यन ने, तो मैंने पूरी बाइक पे करा ली थी। उसके बाद 1 साल हो गया है, कई जगह से वो पीपीएफ जो लेयरिंग है वो हट रही थी, पील ऑफ होने लगी है बिल्कुल। बट इसमें नो डाउट इसने मेरा पेंट बहुत बचाया, और मेरे घर में कुछ छोटे बच्चे भी हैं, तो वो स्क्रैचेस जो थे उससे भी बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूँगा जिसको अपनी बाइक से बहुत ज़्यादा ही एक अलग तरह का टच हो, वो पीपीएफ कोटिंग करा मतलब लेयरिंग करा सकता है। एंड इसके वो पूरी बाइक पे नहीं हुए है, पूरी बाइक पे लेमिनेशन नहीं हुई है, जैसे कि अपना Except साइड का tail काउल है, काउल पे वो चीज़ नहीं हो पाई थी क्योंकि इस पे कर्व्स इतने हैं, इस पे वो फिल्म नहीं रुक पाती है। एंड जो इसकी हैंडलिंग है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है, बट अगर आप कंपेयर करें बाकी बाइक से तो हैंडलिंग में काफ़ी हल्की फील होती है। एक तो इसका वेट, एंंड दूसरी बात ये चलाने में बहुत लाइट फील होती है। उस लाइट फील का हैंडल का जो फीडबैक है वो काफ़ी लाइट है, उससे कई जगह फ़ायदे भी हैं। ये एक राइडर ओरिएंटेड बाइक है, तो दैट्स वाई हैंडलिंग में जैसे इन्होंने बताया बहुत ज़्यादा लाइट फील होती है। और मैं चलाता हूँ तो मैं प्रॉपर अपना रिव्यू दे सकता हूँ कि हाँ, नो डाउट हैंडलिंग में बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं बाइक की कमियों की, कि आपको इसमें कमियाँ क्या क्या लगी? रही बात कमी की, तो सबसे बड़ी कमी अनकम्फर्टेबल, हर एक के लिए कंफर्टेबल नहीं है, और थोड़ी सी वाइब्रेशंस होती हैं बस। इसके टायर्स को लेके मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा कि ना खुश हूँ, क्योंकि टायर्स इस प्राइस रेंज पे अच्छे होने चाहिए थे, बेटर होने चाहिए थे एज़ कंपैरिजन टू अदर कंपनीज। तो मैं बोलूँगा कि इसके टायर्स में काफ़ी इंप्रूवमेंट चाहिए। एंड अगर आप इसके ABS के रिस्पॉन्स और ब्रेकिंग के रिस्पॉन्स की बात करी जाए तो वो रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है आपका? ब्रेकिंग्स बहुत अच्छी है, नो डाउट। ब्रेकिंग्स के मामले में ये R15 बहुत अच्छी है। मैंने इसको 100 to 0 कुछ सेकंड्स में भी लाया हूँ, तो ब्रेकिंग नो डाउट बहुत अच्छी है। जैसा कि ये राइड कर आए हैं लॉन्ग राइड, तो हिल्स पे ब्रेक, अगर आप प्लेन पे चलाते हैं बाइक को एंड हिल्स पे चलाते हैं तो ब्रेकिंग में थोड़ा आपको डिफरेंस लगा? हाँ, ब्रेकिंग में डिफरेंस होता है हिल्स पे। बेसिकली मैं रिकमेंड करूँगा डाउन साइड आते हुए, बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा हिल्स पे अगर कोई जाता है, या तो बाकी सबको वैसे, और जो बाइकर्स होंगे उनको पता होगा कि इंजन ब्रेकिंग बेस्ट होती है हिल्स पे। रिकमेंड नहीं करते कि ब्रेक्स लगाएं बिकॉज ऑफ टायर स्लिप हो जाते हैं। और एक रीज़न इन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़, काफ़ी अच्छा पॉइंट बताया इंजन ब्रेकिंग का। तो इस सारी इंजन ब्रेकिंग की बात आती है डाउन साइड, जब आप पहाड़ से उतर रहे होते हैं, जाते हुए तो आप ब्रेकिंग करेंगे नहीं, तब आपको बाइक में पुश चाहिए, तब आपको बाइक में पावर चाहिए। इंजन ब्रेकिंग हम लोग इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि हिल्स में आपको पता है आपको बाइक को एक्सेलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, बाइक अपने आप नीचे आती है। अगर आप अननेसेसरीली कॉन्टीन्यूसली ब्रेक को यूज़ करते रहेंगे तो डिस्क से डिस्क पैड आपके चिपके रहेंगे एंड ब्रेक ओवर हीट हो जाएगी। उसके बाद आपकी ब्रेक्स ऑब्वियसली काम करना बंद कर देंगी। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो इस बात को जानते होंगे कि नीचे उतरते हुए अगर आप बाइक में या अपनी कार में भी ब्रेक दबा के रखेंगे तो उसके अंदर ओवर हीट डिस्क होने की वजह से आपकी ब्रेक फेलियर हो सकते हैं। अब मैं आप लोगों को पास से दिखा देता हूँ कि इस बाइक के अंदर क्या क्या मॉड्स करा रखे हैं। तो फ्रंट से अगर बात करी जाए, फ्रंट में इसमें हमने लगवा रखा है विंगलेट एंड इसके अंदर डीबी वाइज़र भी था जो कि एक इंसिडेंट के अंदर वो टूट चुका है, तो इसका स्टॉक वाइज़र है। इसके ऊपर हमने रेनबो टेपिंग करा रखी है। एंड अगर नीचे बात करी जाए तो इसके रैप को मैच करने के लिए, बेसिकली ये रैप नहीं है तो पेंटेड है, बट हमने ये रैप कराया था नीचे, तो इससे मैच करने के लिए हमने कार्बन फाइबर रैप कराया था। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पेंट है एंड ये एक रैप था, तो इन दोनों के अंदर फ़र्क आप देख सकते हैं। इसमें शाइन अभी भी ज़्यादा है। ओवरऑल बाइक का फ्रंट लुक आगे से कुछ ऐसा आता है। साइड प्रोफाइल की बात करिए तो साइड से आपको स्टॉक लगेगी बाइक, सिर्फ इसके अंदर हमने लेमिनेशन कराई हुई है। एंड जो इसके इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर स्टॉक हैं, बट जो इसके अंदर बल्ब हैं वो हमारे सिमटेक के बल्ब हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर हमने सिमटेक के LED बल्ब्स लगवा रखे थे। और अगर अब हम इसमें बात करें जाए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो यहाँ पे हमने मोबाइल होल्डर लगवाया था। मोबाइल होल्डर की बात करूँ तो नो डाउट मतलब ड्यूरेबिलिटी में ठीक है, पर एज़ कंपैरिजन टू अदर मोबाइल होल्डर्स जो कि ज़्यादा कॉस्टली है उनसे बहुत कम है। रही बात इसकी रबड़ की और बाकी चीज़ें होती हैं वो सब नॉर्मल है, तो वो सब थोड़ी सी ड्यूरेबिलिटी में कम है। तो राइड में आपको बेनिफिशियल लगा ये? हाँ, बेनिफिशियल था। मेरा फ़ोन चार्ज हुआ, मेरी कई पावर बैंक चार्ज हुआ, मेरी बाकी चीज़ें भी चार्ज हुई। हाँ, बेनिफिशियल था मेरे को लगाने के बाद।
इसके अंदर सिमटेक का फ्लैशर भी लगा हुआ है एंड सिमटेक की एलईडीज़ भी हैं। तो एक बार मैं आपको इंडिकेटर जो एलईडी बता रहा हूँ, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ उनकी प्राइसिंग थी। अराउंड मेरे को 1800 पड़ा था चारों इंडिकेटर्स के बल्ब विद सिमटेक फ्लैशर के साथ, और इसमें डिस्काउंट था बिकॉज ऑफ सम रीज़न कि मैंने उसके साथ 2-3 चीज़ें और ली। तो इसमें पैटर्न्स कितने हैं भाई फ्लैशर में? इसमें 36 पैटर्न्स हैं और 24 वाले भी आते हैं। बाकी लिए मेरे को 36 वाला ज़्यादा प्रेफर लगा कि ठीक है थोड़ा ज़्यादा पैटर्न। तो क्या ये डेली लाइफ में यूज़ होते हैं 36 के 36 पैटर्न? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मत सोचना कि मैं 36 पैटर्न इसके अंदर यूज़ करता हूँ। ये मेरे 2 या 3 फेवरेट है, तो मैं वही पैटर्न कभी कभी जब मेरा मन करता है तब यूज़ करता हूँ। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको सारे टाइम जला के रखे रात में। इसको हाईवे पे रिकमेंड करते हैं बाइक्स के लिए कि सिर्फ एक नॉर्मल हैजार्ड लाइट ऑन रहे, जिससे कि पता रहे कि बाइक है आगे। आप लोगों को पता चली गया होगा, चाहे जितने भी ये मार्केट में आते हैं 36 पैटर्न 24 पैटर्न्स, इन सब का यूज़ नहीं है। अगर राइडर इनको बदलता रह गया तो वो चलाएगा ही कब, अगर इस सब चीज़ों के अंदर ही वो लग गया। तो 5 to 6 ही पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो आप यूज़ करते हैं, हाईवे राइडिंग के लिए अच्छे हैं। अगर आप ग्रुप में कहीं जा रहे हैं तो आप लोगों को, आपके ग्रुप वालों को पता रहेगा कि आप कब कहाँ चल रहे हैं। तो एक और मोड मैंने करा रखी है, जैसे कि आर्यन अभी दिखा देगा, टेल टाइडी। तो टेल टाइडी आफ्टर मार्केट लगी हुई है, और ये टेल टाइडी में अगर आप पैच में जाते हो जहाँ पे मड है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गीला है, तो पूरा का पूरा पिलियन के यहाँ तक, इस सीट तक, इस पोर्शन तक आपको बहुत ज़्यादा चीटे मिलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा डर्ट मिलने वाला है। एक चीज़ मैं आपको और ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसा कि इसके अंदर जो अपना टायर अगर आता है स्टॉक जो होता है कंपनी फिटेड, जिसके अंदर साड़ी गार्ड भी साइड में आता है, वो टायर अगर किसी काम का नहीं है, जब तक हमने इसको टायर अगर के अंदर यूज़ करा है तब भी हमारे ऊपर मड सारा आता था, जो कि चाहे वो पिलियन की बात करो, पिलियन पे यहाँ से साइड से सब जगह से आता है क्योंकि यहाँ से पूरी ओपन है एंड वो राइडर तक पे भी हो। तो ये पोर्शन दिखाया जाए, इस पोर्शन से सारा मड आता है, चाहे हगर लगा हो, चाहे साड़ी गार्ड हो, चाहे आपकी स्टॉक टेल टाइडी हो, यहाँ से इस पोर्शन से कहीं ना कहीं मड आता है। एरोडायनेमिक की वजह से है, एरोडायनेमिक के वजह से ज़रूर हो सकता है, लेकिन उन लोगों को इसकी जगह अपने काउल के अंदर ही कुछ चेंजेस कर देने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ की डायरेक्ट कीचड़ बैठने वाले के ऊपर आती है। तो अब में बात आती है इंश्योरेंस की। जैसा कि हमने ये बाइक लास्ट ईयर परचेज करी थी, इसमें हमें कंपनी से कितने साल का इंश्योरेंस मिला था? इसमें मैं बता देता हूँ, परचेज करने के साथ 5 ईयर्स का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलता है। फर्स्ट पार्टी आपको हर साल कराना पड़ेगा। फर्स्ट पार्टी फर्स्ट ईयर हमारा फ्री था, जो कि परचेज में आता है। तो अभी इसका 1 साल हो गया है, तो मैंने इसमें इंश्योरेंस दोबारा से कराया है, जो मुझे अराउंड कॉस्टिंग पड़ा है 2500 to 2000। तो इतना कॉस्टिंग पड़ता है इंश्योरेंस आपको फर्स्ट पार्टी का, जो कि 0 डेप्थ का मैं बोल रहा हूँ। 2000 से 2500 के बीच इन्होंने अभी दोबारा भरे हैं उसकी जो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस लेने के लिए। एंड एक बार मैं आपको दिखा दूं, लेकिन बाइक कितने किलोमीटर्स क्लॉक कर चुकी है? 65। तो जैसा कि आप देख पाएंगे बाइक चल चुकी है 6529, तो इतने किलोमीटर से अब तक क्लॉक कर चुकी है। एंड यहाँ पे ब्लैक स्मोक हो रखी है, इसीलिए थोड़ी सी ब्राइटनेस कम है लाइट की। एंड जैसा कि हम अभी फ्लैशर की बात कर रहे थे, फ्लैशर का स्विच आपको यहाँ पे मिलता है अलग से, एंड पैटर्न चेंज करने के लिए उसका आपको नीचे बटन मिलता है। कि इसके अंदर आपको फर्स्ट सर्विस के अब तक कितनी सर्विसेज हो चुकी है, एंड बाइक जैसा कि 6500 चल चुकी है, तो आपका यामाहा वालों के साथ आपका आफ्टर सेल सर्विस के बाद आपका कैसा रिस्पांस रहा एंड उन लोगों की सर्विस कैसी है? मैं आफ्टर सेल सर्विस की बात करूं तो मुझे थोड़ा सा इश्यूज भी मिले हैं कई बार सुनवाई नहीं होती, बट स्टिल मैं ये बोलूँगा कि काम अच्छा है, नो डाउट काम अच्छा है। जो भी मेरे को प्रॉब्लम होती थी वो सारी की सारी प्रॉब्लम वो रिजॉल्व करी गई है आफ्टर मेरी मतलब उसको सर्विस पे देने के बाद। अभी तक इसकी 4 सर्विस हो गई है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। तो 4 सर्विस के अंदर ये अप्रॉक्सीमेटली मैंने जैसे बताया था पहले वीडियो में कि 2 सर्विस में मेरे को अराउंड ये 1000 to 1200 मेरे को इसकी कॉस्टिंग पड़ी 2 सर्विस की, एंड थर्ड 4 सर्विस की मेरे को अराउंड 1700 to 1500 कॉस्टिंग पड़ी है। और इसमें एक प्रॉब्लम भी आ गई थी, तो उस वजह से मेरी थर्ड सर्विस की कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ गई थी। ये मेरे से ड्रॉप हो गई थी खड़ी, तो दैट्स वाई इसका अलाइनमेंट इशू हो गया था। अलाइनमेंट इशू होने के कारण इसमें थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ गई थी मेरी सर्विस के अंदर। टोटल सर्विस मेरी फ्री अभी तक 4 हो चुकी है, 1 बची है फ्री सर्विस, 1 अभी बची हुई है। तो 4th सर्विस आपकी इतने ही किलोमीटर्स पे होती है जितने पे अभी ये है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये होनी चाहिए थी अभी 10,000 पे, पर मैंने चलाई कम है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक। लॉकडाउन आ गया था तो मैंने इसको चलाया बहुत कम है, बट स्टिल मैं इतना बोलूँगा जितना भी चलाया है मुझे काफ़ी अच्छी लगी है बाइक। इस प्राइस रेंज में थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ कॉस्टली है थोड़ी सी, बट स्टिल अच्छी है बाइक। तो अब अगर आप
एक चीज़ बताएं, जैसा कि अभी 2020 चल रहा है, 2021 भी आने वाला है 2021, तो अब जो BS6 है उसके प्राइसिंग जैसा कि आपको पता है 1.73 लाख चल रहे हैं, तो आप क्या ये बाइक रिकमेंड करेंगे? ये पॉइंट बहुत अच्छा है। इसके लिए मैं बोलूँगा कि इस टाइम पे 2020 के अंदर इसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा हाइप हो गया है, तो मे बी ये वर्थ नहीं है इतनी प्राइस रेंज में कि 1.80 लाख तुम खर्च रहे हो और फिर तुम 155 सीसी सेगमेंट ले रहे हो और उसमें भी कंफर्टेबल नहीं है हर एक के लिए, तो मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा वर्थ नहीं। अगर आप जब 1,80,000 की बाइक ले रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपके लिए ये बाइक बनी है या फिर आप दूसरी बाइक पे जाना चाहेंगे। सो गाइस, अब करते हैं इस वीडियो को एंड। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम का मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, एंड आप मनन को भी फॉलो कर सकते हैं। इनका एक फ़ैन पेज है R15 V3 के ऊपर, तो उस पर सारी डिटेल्ड जितनी भी आपको पिक्स मिलेगी वो R15 V3 से रिलेटेड ही मिलेंगी। तो आप इसको भी R15V3_Delhi, इसका यूज़र नेम है R15V3_Delhi, तो आप उसको ज़रूर जाके वहाँ पे फॉलो करें। एंड आप करते हैं इस वीडियो को एंड। सो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ख्याल रखिए अपना, बाय।